की एक कड़ी है। जैसे जैसे हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे आप तक चीजें पहुंचाई जाएंगी। खास तौर से बनारस के लोगों में, संस्कृति में जो प्रेम है उसको समर्पित ये सम्मान समारोह, देश का प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान। जी, और जिस तरह से दीप प्रज्वलन हमारी परंपरा रही है वैसे ही भारतीय परंपरा है अतिथि देवो भव। तो हम अभी सारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत अपने हृदय से करते हैं। इसके लिए हम अनुरोध करते हैं अमित श्रीवास्तव जी से कि वो मंच पर आए और रुद्राक्ष की माला से हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें। अखिलेश यादव जी का, उदय प्रताप सिंह जी का। आपके बाद हम माल्यार्पण के लिए आकिब भारत जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। आकिब भारत जी को हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे माल्यार्पण के लिए। और उसके बाद पुष्प गुच्छ के लिए शिवा सिंह जी से हम अनुरोध करते हैं कि शिवा सिंह जी मंच पर आ जाएं और पुष्प गुच्छ देकर हमारे अतिथियों का स्वागत करें मुस्कुराते हुए फूलों से। और साथ ही साहित्य हमारे जीवन को, विचारों को समृद्ध करता है, तो इसके लिए हम डॉक्टर अर्चना दीक्षित जी से अनुरोध करते हैं कि पुस्तक देकर सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें। डॉक्टर अर्चना दीक्षित जी। और आपके बाद हम साकिब भारत जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। साकिब भारत जी को अंग वस्त्र भेंट करने के लिए, भेंट स्वरूप अंग वस्त्र देने के लिए हम साकिब भारत जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। और इसके बाद ताकि ये दिन, ये पल यादगार रहे, स्मृति चिन्ह के लिए हम नजमी सुल्तान जी जो संस्था के सचिव हैं उनका स्वागत करते हैं मंच पर, उन्हें आमंत्रित करते हैं। अक्ष संस्था के सचिव नजमी सुल्तान जी का। साथ ही हम समय थोड़ा सीमित है हमारे पास, इसलिए थोड़ी जल्दी जल्दी हमें चीजों को करना पड़ रहा है, लेकिन आदर उतना ही है हमारे हृदयों में। और हम साथ ही अनुरोध करते हैं स्वामी ओमादक जी से कि वो मुकुट पहनाकर माननीय अखिलेश यादव जी का सम्मान करें, स्वागत करें मुकुट के साथ। जी सर, पूरा सम्मान, पूरा प्रेम जो हमारा इन सबके माध्यम से आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही हम स्वामी जी से साथ ही अनुरोध करते हैं कि चांदी का फोटो फ्रेम देकर भी वो माननीय उदय प्रताप सिंह जी, संस्कृति पुरुष, उनका सम्मान करें। ये मात्र औपचारिकताएं नहीं बल्कि हमारे हृदय में इन सभी के प्रति आदर और प्रेम भाव है, इन सब के माध्यम से हम पहुंचाते हुए। तालियों का साथ अगर आप सभी का मिल जाए, शुक्रिया। जी, इस खास मौके पर एक टीजर लॉन्च होना है, बिंब एक प्रतिबिंब अनेक। इस शीर्षक की डॉक्यूमेंट्री जो उदय प्रताप सिंह जी के जीवन पर आधारित है और इसे ईशा फिल्म्स ने बनाई है। इसका टीजर हम आज लॉन्च कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की निर्माता श्रीमती शिवा सिंह जी है जो हिंदी भाषा में शॉर्ट फिल्म्स का निर्माण करती हैं। आप हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मश्री गिरिराज किशोर जी की पुत्री हैं और अपने पिता की लिखी कहानी पर हाल ही में आपने फिल्म बनाई है। तो हम इस टीजर का लॉन्च इस मंच के माध्यम से आप सभी के बीच कर रहे हैं। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है।
लायक है वही कहीं नजम में नदी का पानी उतर गया है। सोच गालिब की है लेकिन घराना मीर का है। उदय प्रताप का किरदार एक फकीर का है। उदय प्रताप सिंह की पहचान को एक जन कवि, एक साहित्यकार, एक समाज सेवक, एक विचारक और एक शिक्षक जैसे कई उपनाम दिए जाते रहे हैं। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी कवि, साहित्यकार और राजनेता के साथ साथ नेताजी के गुरु रहे हैं। सामाजिक सद्भाव और समाजवाद पर उनके विचार हम सबको प्रेरणा देते हैं। वे हम सबके मार्गदर्शक हैं। अपनी बेबाक कविताओं के लिए सुप्रसिद्ध हैं। सांप्रदायिक सद्भाव पर उनका यह शेर श्रोता बार बार सुनना पसंद करते हैं। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। उनके बारे में बहुत सी बातें हैं और हम लोगों का तो सौभाग्य इसलिए भी है, नेताजी के भी वो गुरु रहे और हमारे भी गुरु रहे, पढ़ाया है हम लोगों ने। आज भी उदय प्रताप जी उसी तरीके से हमें उसी तरीके से स्नेह आज भी करते हैं। उदय प्रताप सिंह ने श्री मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी की स्थापना से लेकर पार्टी के उदय तक की राह में अविस्मरणीय भूमिका निभाई। मुस्लिम हिंदू की एकता के लिए एक बहुत बड़े ये प्रहरी थे उसके। मैं समझता हूँ कि इनके जैसा आदमी अब नहीं मालूम है दुनिया में पैदा हुआ कि नहीं होगा। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के नाम पर हापुड़ जनपद में एक विशाल लाइब्रेरी सरस्वती मेडिकल कॉलेज में स्थित है। वो शिक्षक भी हैं, विद्यार्थी भी, जो सीखते हैं वो सिखाते हैं उसी खूबसूरती के साथ। आज श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को राष्ट्र पटल पर नित नई पहचान दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इधर श्री उदय प्रताप सिंह राजनीति में सक्रिय ना होते हुए भी पार्टी के वरिष्ठतम सदस्य के रूप में सभी समाजवादियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर पार्टी के आधार स्तंभ बने हुए हैं। तो हमको देश के लिए जीना। इसके अतिरिक्त एक रचनाकार के रूप में इनके विचार और कृतित्व भारतीय जनमानस में समाजवादी चेतना का संचार तो युगों युगों तक करते ही रहेंगे। जी बिल्कुल, प्रेम व्यक्तिगत है, ईश्वरीय है और सामाजिक है। सामाजिक प्रेम की अनुभूति में डूबा है भारतीय समाजवाद और इसी भारतीय समाजवादी दर्शन की जीवित प्रतिमा का नाम है आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, जिनका आज इस मंच पर सम्मान किया जाना है अक्ष संस्था के द्वारा। तो अब हम इस कार्यक्रम के मुख्य उद्बोधन के लिए इस संस्था के संस्थापक परम आदरणीय स्वामी ओमा द अक्ष जी को यहाँ मंच पर पोडियम पर आमंत्रित करना चाहेंगे और चाहेंगे उनका उद्बोधन आप सभी तक पहुंचे। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्यात्म की जोत जलाए हुए हैं। लता मंगेशकर जी, मंगेशकर परिवार और कई जानी मानी हस्तियां आपको अपना गुरु मानती हैं। स्वागत है आपका। प्रणाम आप सभी को। इस मंच पर उपस्थित मेरे ही नहीं, आपके ही नहीं, बल्कि इस देश में और इस देश के बाहर जहां भी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की भाषाएं समझी जाती हैं, उन सब के लिए परम आदरणीय श्री उदय प्रताप सिंह जी को। मंच पर उपस्थित शिवपाल जी, जो कि एक लंबे समय से आप लोगों के साथ हैं, समाजवाद का परचम उठाए हुए चल रहे हैं, उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूं। राजेंद्र चौधरी जी एक लंबे समय तक इस संस्थान, इस विचारधारा की सेवा से जुड़े हैं, आपको भी मैं प्रणाम करता हूं। और मैं प्रणाम करता हूं मंच पर उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि और आप सबके नेता और इस देश के भविष्य और बेहद, जिसे हम कह सकते हैं, क्रांति से भरे हुए, लेकिन उसके साथ साथ एक बौद्धिकता और एक समझ और एक शालीनता जो धीरे धीरे राजनीति से अब पूरी तरह से खत्म हो रही है, उसका भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि भारतीय राजनीति में बहुत कम लोग हैं जिन्हें हम स्कॉलर कह सकते हैं, जेंटलमैन कह सकते हैं, स्टेट्समैन कह सकते हैं, ऐसे माननीय श्री अखिलेश यादव जी का। मैं
आज ये कार्यक्रम चिरागे दर ये हम लोग कई वर्षों से लगातार देते आए हैं, जिसमें देश की बहुत ख्याति लब्ध लोगों को हमने ये सम्मान किया है बनारस से। यूं तो हमेशा ये बनारस में ही कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन चूंकि मौसम थोड़ा प्रतिकूल था उदय जी के, इसलिए इस कार्यक्रम को लखनऊ में रखा गया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ माननीय अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने ये सारी व्यवस्था अपने प्रिय आदरणीय श्री उदय प्रताप सिंह जी के लिए की है। और आप सबको भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इसमें उपस्थित हुए हैं। मिर्जा गालिब एक बहुत बड़े शायर हुए, आप सभी जानते हैं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। गालिब पूरी दुनिया में छाया हुआ एक नाम है, और गालिब अपने आप में बहुत ही अजीब सा कैरेक्टर है कि जहां पर किसी भी शेक्सपियर को या शैले को या फिर मीर तकी मीर को या हिंदू या संस्कृति या हिंदी के संस्कृत की भाषा या हिंदी की भाषा या अरबिक में या पर्शियन में जितने भी बड़े शायर हुए हैं, कवि हुए हैं, इनको हजारों शेर और दोहे लिखने पड़े हैं अपनी एस्टैब्लिशमेंट के लिए। उसके उलट गालिब मात्र कुछ 1,500 शेरों से इस दुनिया में 200 सालों से ज्यादा वक्त बिता चुके हैं और इस दुनिया में शायरी का सिरमौर बने हुए हैं। ऐसे मिर्जा गालिब जब एक बार बनारस पहुंचते हैं तो बनारस की मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं और इस कदर डूब जाते हैं कि वहां पर वो बनारस की तारीफ में एक पूरा मसनवी एक लिखते हैं 108 शेरों की, और उस मसनवी का नाम रखते हैं चिरागे दर। चिरागे दर का मतलब होता है मंदिर का दिया। और इस पूरी मसनवी में बहुत कुछ है जो बनारस के बारे में कहा है, मिर्जा गालिब ने पढ़ने जैसा कहा है। लेकिन एक बात जो कमाल की कही है उन्होंने ये कहा है कि ये तमाम कायनात मोहब्बत का मंदिर है और बनारस उस मंदिर का जलता हुआ चिराग है। इसलिए हमने बनारस से ये सोचा, आज आपको पता है अपने मिर्जा गालिब की आज पुण्यतिथि है, और हमने ये सोचा कि ये एक अवार्ड चिरागे दर के नाम से हम उन साहित्यकारों और उन कलाकारों को हर वर्ष दें जिन्होंने अपने कृतित्व से पूरी दुनिया में प्रेम का प्रचार प्रसार किया है। उदय प्रताप जी उसी श्रेणी में आते हैं जिस श्रेणी में लता मंगेशकर भी आ रही हैं, मोहम्मद रफी भी आ रहे हैं और शायद मिर्जा गालिब भी आ रहे हैं, उसी श्रेणी में आते हैं। ये बहुत, और एक बात और मैं कहूंगा इसके बाद जो आपको समझनी होगी कि उन सबसे ज्यादा मुश्किल रास्तों से भी चल करके आ रहे हैं, क्योंकि उन सभी मैं महानता का कोई महानता की तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन सब ने केवल अपने अपने क्षेत्रों में काम किया और ऐसे क्षेत्र में रह करके साहित्य और कला की सेवा की जो वस्तुतः साहित्य और कला के लिए ही बना था। गालिब को बहादुर शाह जफर जैसा एक बादशाह मिला जो खुद शायर था और उस दौर में लुटते हुए और ढहते हुए हिंदुस्तान के अंदर केवल शायरी ही एक सहारा थी जो कोई उम्मीद की किरण दिखाती थी। ऐसे में किसी का गालिब हो जाना, मीर हो जाना, मोमिन हो जाना, दाग हो जाना सरल था। लेकिन उदय प्रताप सिंह जिस दौर में आए उस दौर में बहुत झंझावात थी, बौद्धिक, वैचारिक, सामाजिक, हर तरह की। और सबसे बड़ी बात कि वो किसी दरबार के कवि नहीं बने, कोई राज कवि नहीं बने, वो जनता के कवि बने। जनता का कवि बनकर के जनता के बीच में जाना और अपनी आवाज को शासन तक पहुंचाना, सत्ता तक पहुंचाना एक बहुत दुरूह काम है। राजनीति में रहना और साहित्य को बचा के रख ले जाना ये बहुत ही मुश्किल होता है। मगर उदय प्रताप जी का कमाल ये है कि वो कवि भी पूरे हैं, राजनीति में भी पूरे हैं, एक मनुष्य के तौर भी पूरे हैं। उन्होंने कहीं भी अपने जीवन में अधूरापन नहीं छोड़ा है। ये कमाल की बात है। मैं उदय जी की 2 लाइनें जरूर अभी पहले पढ़ना चाहूंगा, आप समझें कि उदय प्रताप सिंह किस व्यक्तित्व का नाम है और वो किस तरह से समय और अपने आसपास के परिवेश से जुड़े रहते हैं। कौन बुरा है कौन भला है तुम तय करने वाले कौन? कौन बुरा है कौन भला है तुम तय करने वाले कौन? देश को किसने अधिक छला है तुम तय करने वाले कौन? हम क्या खाएं हम क्या पहने, किसको पूजें किस विधि से, ये अपने मन का मसला है तुम तय करने वाले कौन? ये इस तरह की आवाज में दहाड़ करके उदय प्रताप सिंह लगातार विगत मुझे लगता है 80 वर्षों से
80 के आसपास, क्योंकि 14 साल से आपने शायरी शुरू कर दी थी, तो 80 वर्षों से आप इस देश को जगा रहे हैं, इस दुनिया को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका प्रभाव नेताजी मुलायम सिंह यादव पर भी पड़ा और उन्होंने इस देश में जिस तरह से समाजवाद की व्याख्या की और जिस तरह से समाजवाद की स्थापना करने की कोशिश की, हमेशा कोशिश मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी ये देश पूरी तरह से समाजवादी विचारधारा से जुड़ा नहीं है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कोशिश के तौर पे कर रहा हूं। लेकिन जिस तरह की पुरजोर कोशिश की वो सराहनीय है और उसके पीछे कहीं ना कहीं उदय जी का पूरा योगदान रहा है। वो आपस में बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं और गुरु शिष्य का रिश्ता भी रहा है। शेष तो वह अपनी बातों में बताते ही रहे हैं उनके बारे में। उदय जी के ऊपर एक गहरा प्रभाव है। उदय जी, आपको पता है, एक बड़े परिवार से आते हैं, अंग्रेजी में शिक्षा लेते हैं, उर्दू भी पढ़ते हैं, तुलसीदास के ऊपर भी रिसर्च करते हैं और गालिब के ऊपर भी रिसर्च करते हैं। बहुत कम हिंदुस्तान में ऐसे साहित्यकार होंगे जो एक ही समय में तुलसी को भी रिसर्च कर रहे हैं, उनको भी जानते हो और गालिब को भी जानते हो, और उतनी ही त्वरा के साथ वो वर्ड्सवर्थ को भी जानते हैं और शेक्सपियर को भी जानते हैं। तो इतने सारे साहित्य को वो समझते हैं, उसके ऊपर बोल सकते हैं, उसके ऊपर लिख सकते हैं। बोला है और लिखा है, दोनों काम किया है। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व हैं वो। शुरुआत में साम्यवाद से आप प्रभावित हुए, लेकिन बाद में इन्हें साम्यवाद जचा नहीं, कुछ कुछ वैसे ही जैसे कि लोहिया जी। लोहिया जी को भी शुरुआत में साम्यवाद का प्रभाव पड़ा, कांग्रेस का प्रभाव पड़ा, गांधी का प्रभाव पड़ा, और बाद में उन्होंने समझा कि जो यूरोपीय समाजवाद है, जो वेस्टर्न सोशलिज्म है, वो भारत में ठीक से अप्लाई नहीं होता है। भारत का समाजवाद कुछ और होगा। तो मैं इस बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिस समाजवादी पार्टी से आप जुड़े हैं, ये विशुद्ध भारतीय समाजवाद की बात करता है। ये उस समाजवाद की बात नहीं करता है जिसका पश्चिमी देशों में नाम लिया जाता रहा है और जिसके लिए कई तरह के उसके विरुद्ध बातें होती हैं भारत के अंदर, और सही मायनों में भारत के कैरेक्टर को पूरी तरह से मैच नहीं करता है। लेकिन लोहिया जी का जो साम्यवाद है और समाजवाद है, उस समाजवाद में करुणा प्राथमिकता में है, जो हमारी वैदिक संस्कृति से निकल करके आती है। अगर आप ऋग्वेद में झांकते हैं तो वहां पर भी सबको साथ लेकर के चलने की और सबको समान हिस्सेदारी की बात कही गई है। अगर आप बुद्ध के पास आते हैं तो वह भी यही कहते हैं कि सभी साथ में रहें, साथ में मिले और सब साथ में चल करके एक दूसरे की करुणा के साथ सेवा करते हुए इस विश्व में जीवित रहें। अगर आप महावीर के पास जाते हैं तो आपको यही संवाद सुनाई देता है। अगर आप नानक के पास जाते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि सभी एक साथ रहें और एक साथ ही जिएं। ये जो साथ रहने की भाव है, ये पूरे भारत की पूरी प्राच्य परंपरा में बहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज कही जा रही है, लेकिन हाँ, इसमें कुछ नई बातें हैं जिसे आजाद भारत के अंदर कहा गया, जो लोहिया जी के द्वारा कहा गया, उदय प्रताप जी के द्वारा कहा गया, मुलायम सिंह जी के द्वारा कहा गया, और आज यही बात अखिलेश यादव जी द्वारा भी दोहराया जा रहा है कि ये बराबरी की बात है। यहाँ सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए, सबके बराबरी के कर्तव्य होने चाहिए। सुख में और दुख में एक दूसरे का सहयोग करना, ये समाजवाद की मूलभूत भावना होती है। और इस भावना को उदय प्रताप सिंह ने अपने जीवन में बहुत ही अच्छी तरह से जिया है। उदय जी के व्यक्तित्व की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं बहुत वर्षों से उदय जी को जानता हूं। सरकार में जब आपकी सरकार बनी हुई थी, उस समय भी मैं इनको देखता था और आज भी देखता हूं। उदय जी ने अपने विरोधियों को जब भी जवाब दिया, साहित्यिक लहजे में जवाब दिया, करारा जवाब दिया, इतना जोरदार जवाब दिया है कि उसका जवाब ढूंढना मुश्किल हो गया है। लेकिन मजाल क्या कि उदय जी कभी भी अपने अदब से जरा सा भी नीचे उतर जाए, वो बेअदब नहीं हुए। उदय जी की दूसरी विशिष्टता, ये भी आप सबको जाननी चाहिए और अपने अंदर उतारनी चाहिए कि उदय जी ने हमेशा विषय का चिंतन किया है, व्यक्ति का नहीं। ओछी राजनीति व्यक्तियों पर बात करती है, व्यक्ति का समर्थन करती है, व्यक्ति का विरोध करती है। जो सामान्य दर्जे की राजनीति होती है वो व्यवस्था के साथ होती है, या तो व्यवस्था के समर्थन में होती है या व्यवस्था के विरोध में होती है। लेकिन जो श्रेष्ठ राजनीति होती है वो अपने सिद्धांत के समर्थन में होती है और दूसरे सिद्धांत के विरुद्ध होती है। उदय जी ने यही कहा किया, वो समाजवादी रहे और उन्होंने जीवन भर समाजवादी सिद्धांत का प्रचार किया, प्रसार किया, और जो कुछ उन्हें असामाजिक लगा, उन्हें जो कुछ लगा समाजवाद के बाहर जा रहा है, उन्होंने उसके विरुद्ध बोला है। तो ऐसा व्यक्तित्व जो कि एक नेता के तौर पर इतना सैद्धांतिक और इतना परिपक्व रहा है, उसी व्यक्तित्व की खासियत ये भी है कि वो
इस तरह की गजलें भी कह लेता है कि मुझको नाहक ना सता जिंदगी, मेरी गलती हो कुछ तो बता जिंदगी, दिल ने जैसा कहा वैसा मैंने किया, इसमें मेरी कहाँ है खता जिंदगी, छू के मरघट की सीमा निकलता ना हो, ऐसा देखा ना सुना रास्ता जिंदगी। इस तरह के शेर कहने वाले उदय प्रताप सिंह, चांदनी जैसी कविता कहने वाले उदय प्रताप सिंह अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व है। आप सब, चूंकि आज समय की कुछ मर्यादाएं हैं और समय की सीमा है, अन्यथा बहुत सारी बातें उदय प्रताप जी के ऊपर पीएचडी करने जैसा पूरा है। आप सब जो इस दल से भी जुड़े हुए हैं, मैं उन सब से जरूर आग्रह करूंगा कि अगर आप समाजवादी राजनीति में आ रहे हैं तो उदय प्रताप सिंह जी की जो रचनाएं हैं उनको पढ़ें, उनकी जीवन शैली को देखें, उनको समझें, और साथ साथ केवल इसलिए मत जुड़िए किसी भी दल से कि आपको सत्ता में आना है और कल आपको उसका आनंद उठाना है। इसलिए जुड़िए क्योंकि आपको देश में समाजवाद लाना है, उसके सिद्धांत का प्रचार करना है, लोगों को बराबरी पे लाना है और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार स्वामी जी। वाकई आपने बहुत कम शब्दों में उदय जी का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उसे यहाँ पर परिलक्षित किया है। और अब हम बढ़ेंगे उस ओर जिसके लिए आज हम सभी यहाँ पर एकत्र हैं। तो अब मैं अनुरोध करूंगी कि संस्था के सदस्य श्री साकिब भारत और हितेश जी मंच पर आ जाए उदय प्रताप सिंह जी के सम्मान हेतु, जो हम माननीय सांसद अखिलेश जी से अनुरोध करेंगे कि वो अपने कर कमलों द्वारा संस्कृति पुरुष श्री उदय प्रताप सिंह जी का सम्मान करें। साहित्य और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में आपने प्रेम प्रसार के लिए लगभग 1 शताब्दी से तक का समय आपने दिया है और इस वर्ष आदरणीय उदय जी को बनारस की मोहब्बत में डूबे मिर्जा गालिब की याद में दिए जाने वाले सम्मान चरागे दर अर्पित करता है। आप हिंदी और उर्दू के कवि के रूप में गत 70 वर्षों से देश व विदेश में सम्मिलित होते रहे हैं। आप राजनीति में भी उतने ही सक्रिय रहे हैं जितना साहित्यिक क्षेत्र में। आप 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। आपको स्वयं माननीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपना गुरु माना था। आप सदस्य रह चुके हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के। आपको उत्तर प्रदेश के यश भारती सम्मान के साथ साथ ब्रज गरिमा सम्मान, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन सम्मान, साहित्य शिरोमणि उत्तर प्रदेश गुरु चंद्रिका प्रसाद सम्मान प्राप्त हो चुका है। और साथ ही आज इस मंच से जी ये माननीय सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की ओर से संस्कृति पुरुष उदय प्रताप सिंह जी के लिए उनके हृदय के भाव इस रूप में व्यक्त होते हुए, और ये दर्शाता है कि किस तरह से उन्होंने सदा बड़ों का तो सम्मान किया ही किया है और जो भी समाज में उनके साथ जुड़ते रहे उनका सम्मान किया है। समाज के हर वर्ग के हितैषी रहे। बहुत बहुत आभार आपका। आप सभी की तालियां आ जाए तो उसके माध्यम से आप सभी का प्रेम और स्नेह भी माननीय उदय प्रताप सिंह जी तक पहुंचेगा। अब संस्था का ये प्रयास कि जो भी विश्व भर में समाज में प्रेम का संदेश फैला रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जाए। संस्था के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और जी अभी तक हमने माननीय सांसद जी को मंच पर वहां से बैठे बैठे सुना है, लेकिन अब हम उनसे उनके शब्द जो है वो इस पटल से सुनना चाहेंगे। तो अब हम अनुरोध करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी एवं माननीय सांसद जी माइक जी इस अवसर पर उदय प्रताप सिंह जी
जी जी, पहले हम शिवपाल जी से अनुरोध करते हैं कि वो मंच पर आए और यहाँ अपने अपने भाव हमारे बीच रखें। तालियां थोड़ी और जोरदार आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्वामी ओमा जी, और जिनका आज यहाँ सम्मान हो रहा है, हमारे गुरु तो रहे ही हैं और गुरु के साथ साथ अभिभावक भी रहे हैं। मित्र तो नहीं रहे, आप रहे, गुरु हम रहे, शिष्य आपके। तो बहुत आपके साथ रहे, बहुत लंबे पल भी रहे और जहाँ तक नेताजी भी उसी कॉलेज में पढ़े भी थे, आपने पढ़ाया भी था, फिर उनके भी गुरु रहे आप और फिर हमारे भी गुरु रहे और गुरु के साथ साथ आपने जब पढ़ाया, आपने जो शिक्षा दी और उसी शिक्षा की वजह से आज हम जिस स्थिति में हैं, आपने जो अनुशासन सिखाया था, पढ़ाने के साथ साथ आपने कॉलेज में बहुत कुछ, जिस जैन कॉलेज करहल में खेलकूद में भी आप बहुत हम लोगों को सिखाने का काम करते थे और कविताएं तो अक्सर हम लोग सुनते ही थे। जब भी हमारे साथियों का मन करता था तो क्लास में एक दो कविता तो हो ही जाती थी और कविता के साथ साथ शेर भी बहुत अच्छा सुनाते थे। तो इस तरीके से बहुत कुछ आपके साथ सीखा है और जिस तरीके के गुरु होना चाहिए था आप रहे और उसके साथ साथ ये सही है कि आप बहुत ही बड़े कवि रहे हैं। आज भी सुनते हैं हम लोग और जो उन्होंने समाजवादी विचारधारा को जो अपनी कविता में प्रो कर दिया है, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी की कई बार सरकार बनी है और यहीं तक नहीं, आपने तो बहुत लंबा आपको जो अनुभव है समाज के बारे में, देश के बारे में और जनता की समस्याओं के बारे में, जो आपकी कविताओं ने समाज और देश और जनता के लिए, जो जनता की छोटी सी छोटी समस्याओं को कविता के रूप में जो आपने दिया है, तो वो जनता तक पहुंचा है। तो आज हमें बहुत खुशी है, उमा जी ने अपनी संस्था के द्वारा जो आपको सम्मान देने का काम किया है। और वैसे तो उमा जी महाराज भी बहुत ही साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे लेख भी लिखते हैं, बोलते भी हैं, आपने सुन ही लिया है, सब कुछ सुन लिया है। और तो आपने बहुत ही हमारे गुरु, हमारे अभिभावक को जो सम्मान दिया है, तो बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है। और इसी तरीके से आप हम लोगों को शिक्षा देते रहेंगे
तो निश्चित समाजवादी पार्टी के लिए और समाजवाद के लिए हम लोग बहुत कुछ सीख करके उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। आपका हार्दिक आभार माननीय शिवपाल जी। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और संस्था के कर्मठ सहयोगी श्री आनंद सिंह जी से अनुरोध करेंगे। जी जी, जैसे मुझे निर्देश मिलेंगे मैं वो करूंगी जी। तो मैं अब अनुरोध करूंगी संस्कृति पुरुष माननीय उदय प्रताप सिंह जी से। अच्छा जी, आनंद जी स्वयं उनका स्वागत करना चाहते हैं और समय चूंकि कम है वो बिल्कुल संक्षेप में अपना उद्बोधन देंगे। तो आनंद जी का हम मंच पर स्वागत करते हैं। स्वामी ओमा जी द्वारा आयोजित इस मुख्य अतिथि श्री अखिलेश यादव जी, श्री उदय प्रताप जी, श्री शिवपाल जी, सम्मानित मंच एवं कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित साथियों, आदरणीय उदय प्रताप जी के विराट व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहने का साहस मुझ में नहीं है। हाँ, उनके भीतर जो एक प्रेम का समुद्र लहराता है, उस प्रेम का मैं और मेरा परिवार निरंतर पात्र बना है। इसके लिए मैं गुरु जी का कृतज्ञ रहूंगा। न मेरा है न तेरा है, हिंदुस्तान सबका है, जैसे वाक्य का उद्घोष करने वाले हिंदू, उर्दू, अंग्रेजी साहित्य के विद्वान और शिक्षक एवं सामाजिक चिंतक, राजनेता, इन सब विधाओं में एक साथ और एक जैसी भूमिका निभाने वाले परम आदरणीय उदय प्रताप जी को अक द्वारा काशी से दिए जाने वाला साहित्य का प्रतिष्ठित सम्मान चिरागे दौर आज आदरणीय गुरु जी को स्वामी ओमा जी के द्वारा और हमारे देश की राजनीति के सबसे चमकदार सूर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम सबके साथी की उपस्थिति में दिया जा रहा है। मैं इस क्षण को अपने जीवन की एक अतुल्य उपलब्धि मानता हूँ। मैं सम्मान के साथ आदरणीय उदय प्रताप जी को आमंत्रित करता हूँ चिरागे दौर सम्मान को ग्रहण करते हुए हमको सम्मानित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। और अब हम जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, तो हम अनुरोध करते हैं माननीय उदय प्रताप सिंह जी से कि वो अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय शिवपाल सिंह जी, आदरणीय स्वामी उमा जी, राजेंद्र चौधरी साहब और पीछे शिवराज सिंह और बच्चे बैठे हैं, और हम उपस्थित हमारे सभी भाइयों और बहनों और पत्रकार बंधुओं, ये मेरे जिंदगी का, मैं अब 93 साल का हो गया हूँ, तो मेरी जिंदगी का मुझे बहुत सम्मान मिले हैं। मुझे सूरीनाम से आचार्य की डिग्री जब मिली थी, वो भी मेरे लिए एक बड़ा सम्मान का क्षण था। कई विदेशों में मिली, देश में तो मिले ही मिले, यानी कितने मिले होंगे 80-90 साल में। लेकिन आज मुझे जो गौरव अनुभव हो रहा है, उसकी मैं आपसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। पहली बात तो यह है कि चिरागे दौर एक गालिब के नाम पर एक इतना बड़ा पुरस्कार वो मुझे दिया जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। और दिया किसके द्वारा जा रहा है? मैं स्वामी जी के बारे में ज्यादा तारीफ इसलिए नहीं कहूंगा, आप कहेंगे कि आपने तुरंत का बदला दे दिया, वो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्वामी जी का भी कमाल है। ये मैंने तो अभी कल परसों ही लिखा एक फेसबुक पे कि ये पता नहीं चलता कि ये लेखक बड़े हैं कि कवि बड़े हैं। इनकी एक किताब है, महंगी कविता, जो 25,000 रुपए की है। 25,000 रुपए की कविता पे शायद दुनिया में एक ही किताब होगी। ये इतने बड़े तो कवि हैं। और अगर ये राजनीति पे लिखते हैं, इन्हें जहां पर वेदों का ज्ञान है, वहां कुरान शरीफ का भी ज्ञान है, इन्हें बाइबल का भी ज्ञान है। ये बड़े ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो
मुझे पुरस्कार दिया जा रहा है, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है और मैं उनका बहुत कृतज्ञता प्रकट करता हूं उनके प्रति और उनकी संस्था के प्रति और जो उनकी टीम है उन सब के प्रति। और उसमें भी ये एक जुड़ जाता है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की उपस्थिति में ये दिया जा रहा है। अखिलेश जी के बारे में तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूं, जो अभी स्वामी जी ने भी प्रकारांतर से कहा कि भारतीय राजनीति के आकाश पर जो सबसे ज्यादा उज्जवल नक्षत्रों में से उनकी गिनती होती है और उनसे हम उम्मीद करते हैं जो जिस तरह से वो उनके अंदर जो राजनीतिक के अंदर गुण होना चाहिए कि राजनीतिक हमेशा गंभीर नहीं रहना चाहिए, कभी कभी वो उसको हल्केपन से भी, इन्होंने कभी अपशब्द किसी से नहीं कहा। आज जबकि राजनीति की भाषा गिर गई है तब अकेले 1-2-4 और लोग होंगे जिनको ऐसे हैं जो जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा, तो लेकिन ये विशेष है, वो उपस्थित है। उनकी उपस्थिति में ये हुआ। शिवपाल सिंह जी बैठे हुए हैं। मैं जब शिवपाल सिंह ने बताया कि हम लोग क्या नहीं रहे, ये शिवपाल सिंह बहुत छोटे थे तो हमारे शिष्य भी रहते थे, फिर हम साथ साथ खेले भी, साथ साथ राजनीति भी की, साथ साथ रहे भी और आज भी वही हम लोगों में अंतरंगता है। तो मैं उनकी उपस्थिति में और आप सबकी साक्ष्य में, आप सब साक्षी हैं, ये पुरस्कार मुझे मिल रहा है। इसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता आपके प्रति प्रकट करता हूँ, अखिलेश जी के प्रति प्रकट करता हूँ, उमा जी के प्रति करता हूँ और सभी के प्रति बहुत बहुत करता हूँ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब कोई पुरस्कार किसी को दिया जाता है तो एक दायित्व बढ़ जाता है कि हमें उसके योग्य बनना पड़ेगा। मैंने अभी तक जो कविता लिखी, मैंने कभी जिंदगी में निगेटिव कविता नहीं लिखी। मैंने हमेशा ये कहा कि ये समाजवाद क्या है, समाज प्रेम का सर्वव्यापी रूप समाजवाद है। सबको प्रेम बांटो, सबको। कल भी मैंने एक वैलेंटाइन डे पर एक कविता लिखी थी, उसमें ये लिखा था कि एक किसी आदमी को प्यार करने का नाम वैलेंटाइन नहीं है, सारी दुनिया को प्यार करो तब तब हम मानेंगे कि ये वैलेंटाइन है। यही समाजवाद कहता है। तो मैं इसी का पक्षधर हूं। ज्यादा बोलने का समय इसलिए भी नहीं है कि आप लोगों को मुझे पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने की जो ललक है वो जब मुझ में इतनी है तो आप में कितनी होगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस सम्मान के लिए आदरणीय उमा जी का और अध्यक्ष जी का, इसलिए कि आज उन्होंने अपने मूल्यवान समय में से, उनकी व्यस्तता मुझे पता है, तो जब हमने उनसे कहा तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया और कहा कि ये। उसके अलावा जो हमारा ऊपर जो फिल्म, जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है शिवा सिंह ने, शिवा सिंह एक बहुत बड़े साहित्यकार की बेटी हैं और उन्होंने इतनी प्रतिभा संपन्न महिला है, इन्होंने पहले मेरा एक पेंसिल से चित्र बनाया, ये इनकी पहली प्रतिभा मैंने देखी। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम आप पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। मैंने कि डॉक्यूमेंट्री हमें पसंद नहीं है और ना हम चाहते हैं, लेकिन ये नहीं मानी। उन्होंने इतनी मेहनत की कि जाने किसका साक्ष्य लिया और आपने अभी देखा। मैं उनके भी प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत से की और मैं वैसे भी मैं उनको अपनी बेटियों में ही गिनता रहा हूं। अब और आदरणीय हमारी बेटी वो हो गई हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार। अब अध्यक्ष जी कह रहे हैं कोई कविता, तो मैं सिर्फ अपनी 2 लाइनें सुनाना चाहता हूं कि जहां जाते हैं हम कोई कहानी छोड़ आते हैं, जहां जाते हैं हम कोई कहानी छोड़ आते हैं, जरा सा प्यार कुछ आंखों में पानी छोड़ आते हैं। बहुत सुंदर।
और आपका ये छोटा सा उद्बोधन हम सभी को गौरवान्वित कर रहा है। संस्था आपको सम्मानित करके खुद को सम्मानित महसूस कर रही है और अब जिस चीज का इंतजार हम सभी बहुत देर से कर रहे हैं, जैसा कि माननीय उदय प्रताप सिंह जी ने भी कहा कि अब हम अनुरोध करते हैं माननीय सांसद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी से कि वो अपना उद्बोधन हमारे बीच रखें। मैं इस मौके पर सबसे पहले स्वामी ओम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। प्रताप सिंह जी उनको सम्मान देने का काम किया है। हम सभी समाजवादी लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार फिर उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को और उनके परिचय को, उनके बारे में जानकारी हम सबको है। यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, समाजवादी साथी हैं, उन्होंने जहां पार्टी के कई कार्यक्रमों में सुनने का भी मौका मिला होगा और बहुत सारे महत्वपूर्ण जो कवि सम्मेलन हुए हैं उनमें भी सुनने का मौका मिला होगा। इधर जो समय बदला है और जो YouTube सोशल मीडिया आया है उसके माध्यम से भी बहुत सारे साथियों को आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी की बहुत पुरानी कविता, बहुत पुराने कवि सम्मेलन भी सुनने को मिले होंगे। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी न केवल हमारे आपके बीच के हैं बल्कि पूरे देश के, और अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई आज के समय पर सबसे बड़ा कवि दिखाई देता है तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी दिखाई देते हैं। जहां आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी नेताजी के गुरु रहे, नेताजी को सिखाया, नेताजी को आगे बढ़ाया, नेताजी के ही राजनीतिक क्षेत्र में, और जहां से नेताजी और आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी निकले, दोनों लोग राजनीति के और समाज की ऊंचाइयों तक पहुंचे। ऐसे कम लोग होंगे जो इस तरह का संबंध, इस तरह का व्यवहार रखते रहे होंगे। सोचिए कि नेताजी जहां नेताजी के गुरु थे, वहीं नेताजी आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के नेता भी बने। और मुझे वो याद है, मुझे उम्मीद है उसके बाद वो आप वो कविता जरूर सुनाएंगे। एक कविता आपने मंच से सुनाई थी नेताजी के बारे में और अपने संबंधों को लेकर के, एक पेड़ को लेकर के, आज उसी की छाया की कुछ, वो आप बाद में सुना देगा। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी न केवल कवि हो, देखिए अभी जब हम लोग बातचीत कर ही रहे थे, उनकी प्रतिभा है कि किस चीज को कितनी खूबसूरती से कही जाए। कवि का हुनर, कवि का टैलेंट यही है, कोई साधारण बात को भी कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दें और अपनी कविता से न जाने कितनों लोगों को मोटिवेट करते हैं। जहां हम समाजवादी लोग समय समय पे उनकी कविता से इंस्पायर होते हैं। जो कविता उन्होंने कभी पढ़ी होगी और उस कविता का महत्व आज भी है उतना ही जितना उस समय रहा होगा। और मुझे याद है एक त्योहार के समय पर जब मुझे पूरे देश के नेताओं को सम्मान देना था और उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देनी थी, तो उस समय मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या शुभकामनाएं दूं और क्या उस कार्ड में लिखूं जो देश के सभी नेताओं तक बात पहुंच जाए। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को याद होगा, मैं मुख्यमंत्री था जब कार्ड में सब जगह बांट रहा था, भेज रहा था। उस समय कार्ड पे मैंने वही कविता आपकी लिखी थी कि ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, और ये बात न समझी गई तो नुकसान सबका है। वो कविता उस समय भेजी थी और आज भी उस कविता का महत्व बनता है। तो न जाने कितनों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और जो सच्चा कवि होता है वो पॉलिटिकल और समाज को कभी न कभी दिशा देता है।
वो सरकार के रुतबे से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सरकार का दबाव उस पर कुछ नहीं पड़ता है। सच्चा कवि वही है, और उसमें से आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी हैं, जो सरकार हो चाहे किसी की, जो अपनी बात कहनी इस ढंग से कहते हैं कि वो बात वहां तक पहुंच जाती है। आदरणीय उदय प्रताप जी का सम्मान आपने किया। मैं आपकी संस्था से जुड़े आदरणीय ओम स्वामी जी के सभी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनाई, बहुत लंबी डॉक्यूमेंट्री है। मैं अपने जो सोशल मीडिया के लोग हैं जो देखते हैं पार्टी का काम, उनसे कहेंगे कि इनकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री हमारी पार्टी के पेज पे भी चली जाए, जिससे बहुत से लोगों को सीखने और समझने का मौका मिलता है। हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे जितने भी गाने बने हैं, और आज जो सबसे लोकप्रिय गाने रहे हैं, जो पॉलिटिकल मैसेज देते हैं गाने से, वो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के लिखे गए हैं। जब नेताजी झंडा गीत बनाना चाहते थे तो उन्होंने सबसे पहले आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को याद किया। जो झंडा गीत समाजवादियों का है, वो आज भी सबसे बेहतरीन गाना है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारे आने वाले समय के सामने चैलेंजेस हैं, वो कम समय में बताने का काम अगर कोई करता है तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का समाजवादी झंडा सॉन्ग। न केवल झंडे के लिए गाने लिखे आपने, नेताजी के बारे में लिखे, समाजवाद के बारे में लिखे। और एक बार मैंने अनुरोध किया था कि जब आप इतना कुछ लिखते हैं तो हमारी साइकिल पे भी कोई गाना लिख दीजिए। तो पुराने समाजवादियों को पता होगा, जिन्होंने कभी सुना होगा, 2012 से पहले हम लोगों ने एक साइकिल पर भी गाना बनाया था। साइकिल भी है खूब सवारी, दाम दे काम दे भारी। वो गाना अगर किसी ने साइकिल पे लिखा था तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह लिखा था। कभी कभी हम लोग भी उनसे चैलेंजिंग काम करवा लेते हैं, क्योंकि जिस समय चुनाव होने जा रहा था, देश का बड़ा चुनाव, पॉलिटिकल पार्टीज अपना कोई ना कोई गाना बनाते हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत AR रहमान का कोई कॉपीराइट लेकर के गाना बनाया था, तो हम लोगों ने भी सोचा कोई गाना बनाया जाए। तो उस समय मैंने एक गाना चूज किया था, ग्रैमी अवार्ड विनर गाना था वो, वी डिडंट स्टार्ट द फायर। और उस गाने के कॉपीराइट लेकर के उस टेढ़े मेढ़े गाने को अगर धुन और समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी कार्यक्रम से किसी ने अगर जोड़ा था तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने वो मन से मुलायम वाला गाना आपने ही लिखा था, जो हम लोगों ने वी डिडंट स्टार्ट द फायर का कॉपीराइट लेकर के बीजीएल का गाना लिखा था। तो एक तो प्रोग्रेसिव है, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और जो भी चैलेंजेस हैं अगर हम लोग कभी उनसे राय मशवरा लेना चाहें तो उन चैलेंजेस को कैसे पूरा किया जाए उसके लिए भी हमारे ये मददगार बनते हैं। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसी तरह हम लोग को गाइड करते रहें। जिस तरीके से इन्होंने हमेशा पार्टी को, नेताजी को, हम लोगों को रास्ता दिखाया, उसी तरीके से हम लोगों को भी और आशीर्वाद देते रहें, यही हमारी कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो सम्मान प्राप्त किए हैं, बहुत सम्मान प्राप्त किए हैं, हम लोगों को कभी मौका मिलेगा तो और इससे भी बड़ा सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। और सम्मान इसलिए देते हैं कि बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं उन चीजों से, लोगों को सीखने का मौका मिलता है, लोग प्रेरणा लेते हैं, इसलिए आपका सम्मान हम लोग जब कभी मौका मिलेगा भविष्य में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लोकसभा में भी सांसद रहे मैनपुरी से, जहां से नेताजी सांसद रहे, इसलिए हमारे आप परिवार के सदस्य हैं, कभी तो हैं ही, लेकिन हमारे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं आप। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। और कार्यक्रम के समापन की औपचारिकता के लिए अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए, खत्म नहीं हुआ ये बिना उसके खत्म नहीं करेंगे जी। अभी रुक जाओ, लास्ट में कविता सुनाई क्या? अभी सुनवा रही लास्ट में सुनाएंगे, अभी सुना दीजिए। तो ऐसा था, एक ये और एक इंग्लिश से जो हिंदी की थी आपने उसकी, हाँ यस करेक्ट। देखिए ऐसा है कि जब अखिलेश जी जब
मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने एक पुरस्कार दिया, वो भी बहुत बड़ा पुरस्कार था, रुपयों के मामले में सबसे बड़ा पुरस्कार था। ऐसा था कि नीरज जी को दिया जाना था और नीरज जी के साथ साथ अखिलेश जी ने हमारा भी नाम लिख लिया और वो साहित्य शिरोमणि पुरस्कार है, वो पैसे के मामले में सबसे बड़ा पुरस्कार हमें जीवन में मिला है। इतना पैसा इकट्ठा हमने कभी देखा भी नहीं था। वो नीरज जी ने दिलवाया। हाँ, वो खैर आपने दिया, उन्होंने दिलवाया, वो मैं कह रहा हूँ कि ये तो मिले, लेकिन आज के पुरस्कार की दूसरी चीज है। ये वो बात जो कविता थी वो भी यश भारती पुरस्कार जब नेताजी ने अपने हाथ से हमें दिया, और जैसे आपने अभी कहा वैसे कहा कि कुछ करता सुना दो, तो उस वक्त फौरन मेरे मुंह से निकल गया कि क्या वक्त है, आज उसके ही साए में खड़ा हूं जिस पेड़ से कल मैंने कहा था मैं बड़ा हूं। तो वो मैं उनका टीचर रहा तो मैं बड़ा था उस समय, फिर वो हमारे नेता हुए तब वो बड़े हो गए। तो इस तरह से ये बदलता रहता है और ये जमाना। और एक बात और ये है कि झंडा गीत में नेताजी ने मुझे बताया कि ये बातें फिरो देना चाहिए, तो जो बातें उनने फिरोदी जो बताई वो मैंने सब उसका वर्सिफिकेशन कर दिया, वो ऐसी हिट हुआ झंडा गीत और आज भी चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कविता जो है वो प्रेरणा, हम कवि जो है वो जनता ही से प्रेरणा लेता है, कहीं और से ज्ञान लेता है और कविता कर देता है। उसमें मेरा श्रेय उतना ही है जितना आप सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हमारे दो सवाल बहुत छोटे छोटे हैं। अभी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने जो है अपना एक जीएसटी स्टेट का जो बजट पेश किया उसमें उन्होंने कहा कि हमें 2037 करोड़ का नुकसान है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान से छठे स्थान पे आ गया। और उन्होंने जो है कहा कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, हम क्या करें इसके। एक सवाल। दूसरा ये कि आपके नेताजी और मुलायम सिंह जी जो है इससे पहले साहित्यकारों को सम्मान देते रहे हैं, समान सम्मान देते रहे हैं, आपने भी सिलसिला ये रखा है और इस सिलसिले में साहित्यकारों को पुरस्कार भी दिए, तमाम चीजें की और इस संबंध में भी काफी आप आगे रहे हैं, चाहे पॉलिटिक्स में रहे हो चाहे साहित्यकारों को सम्मान देने की बात रही हो। मेरे पत्रकार साथी, हाँ, बहुत जल्दी बजट आने वाला है और बहुत सारी बातें उसमें साफ हो जाएंगी। ये बात हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इन्वेस्टमेंट मीट की थी, इन्वेस्टमेंट मीट के बाद जो एमओयू साइन हुए, एमओयू साइन के बाद कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई उन्होंने जिससे कि यहां पर इन्वेस्टमेंट होता। और उसका परिणाम ये है कि अगर आप वेबसाइट पे भी जाना चाहोगे सरकार की तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी नहीं मिलेगी। जब आपने कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनाई, बजट में कोई चीजें शामिल नहीं की, तो इसका मतलब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आपका नहीं आया। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो लोग हैं जो लगातार आंकड़ों में भी झूठ बोलते हैं। कुंभ में जो हमारी जानकारी है अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। सरकार जानबूझ करके आंकड़े इसलिए कम बता रही है कि कल को एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट की कोई स्टडी करना चाहेगा तो जो इनका फेलियर रहा है, जो इनका मिसमैनेजमेंट रहा है, उसकी जानकारी हो जाएगी। ये कुंभ का मिसमैनेजमेंट की स्टडी ना हो इसीलिए जानबूझ करके गिनती कम बता रहे हैं। हमारा सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग 65 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर, वो लोग स्नान नहीं कर पाए हैं। वो स्नान करना चाहते हैं, पुण्य और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि एक समय पर 75 दिन का होता था ये कुंभ। सम्राट हर्षवर्धन के समय पर
जो कुंभ का आयोजन होता था बहुत लंबा होता था। उस समय जहां दूर दूर से लोग, हर धर्म के लोग आकर के उस कुंभ में शामिल होते थे, स्नान करते थे और दान करके भी जाते थे। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि इस कुंभ के आयोजन को, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, जब उन्होंने तस्वीरें देखी हैं सड़कों पे जाम की, जो भूखे प्यासे लोग नहीं पहुंच पाए, घंटों गाड़ियां चला करके भी नहीं पहुंच पाए, भगदड़ भी हुई, जाने भी गई, लोग आते समय में भी एक्सीडेंट हुआ, जाने चली गई, जाते समय भी बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई, जिसका आंकड़ा सरकार अभी तक नहीं दे पा रही है। सरकार ने पहले ही कहा था कि हमने ड्रोन लगा करके और ड्रोन से बहुत से कार्यक्रम भी किए थे, लेकिन ड्रोन का जहां इस्तेमाल होना चाहिए था, ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया। डिजिटल कुंभ की बात कही, लेकिन डिजिट अभी तक सरकार नहीं बता पा रही है। तो हमारी मांग है कि प्रयागराज के लोग, जो वहां के निवासी लोग हैं, निवासी हैं वहां के लोग, रहने वाले लोग, वो भी अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, बड़े पैमाने पे वो लोग भी नहीं पहुंच पाए, इसलिए इस कुंभ आयोजन को और लंबा कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। जी एक सवाल है, जो अभी हुआ है कल बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है भाई जी के प्रमोशन के लिए, लेकिन दोस्तों मिर्जा वाजिद पर शेर लिखा है, तो वो खुला था है। अब इसमें क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा गालिब को नहीं पढ़ते हैं, गालिब को पढ़ने लगे तो किसी और रास्ते पे चले जाएंगे। एक सवाल है अखिलेश जी, मुझे या मेरे साथी जो सवाल पूछ रहे हैं, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अपना ठीक कर देना। देखिए, कल रात से ही मुझे जानकारी मिली कि आपके सोशल मीडिया जो नहीं चला रहा है आजकल, उससे काम छीन लिया था उसी समय जब मैं खुद गया था। उसके बाद उसे नई जिम्मेदारी दी गई थी। नई जिम्मेदारी ये दी गई कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए व्यापार सभा के, मनीष जगन अग्रवाल, और पार्टी की तरफ से जो नाकामी है सरकार की और जो व्यापारियों के सामने संकट और परेशानी है, उसको उजागर करें। तो अगर उनका पेज आप देखोगे तो वो व्यापारियों को लेकर के ही अपनी बात रख रहे हैं कि कहां व्यापारियों के साथ ये सरकार भेदभाव कर रही है, कहां व्यापारियों को ये बुला रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा है। जीएसटी को लेकर के व्यापारी चिंतित है। जब तक वो जीएसटी को समझ पाता है व्यापारी, तब तक सरकार उस जीएसटी को लेने का तरीका बदल देती है, और जीएसटी की वजह से और सरकार की मुनाफाखोरी की वजह से और सरकार के जो इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप तीनों चीजों का हिसाब किताब लगाएंगे, जीएसटी जिस तरीके से लागू हो रही है, दूसरा जो उनकी मुनाफाखोरी पॉलिसी है, तीसरा इलेक्टोरल बॉन्ड, इन तीनों चीजों का अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो आप पाएंगे इसी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। इन सवालों को लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार सभा के उठा रहे थे, लेकिन पता नहीं सरकार को क्या परेशानी है हमारे समाजवादी मीडिया सेल से। और ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछली बार ही हुआ था जब हम लोगों को जाना पड़ा था पुलिस भवन में। ये बीजेपी के लोग पूरी पुलिस को बीजेपी का बना दिया है। मैं तो पुलिस से कहूंगा कि तुम वर्दी छोड़ो, वर्दी छोड़ो। समाजवादियों की जो कभी कभी टोपी के बारे में बुला भरा कहते थे, बीजेपी के लोग भी टोपी पहनने लगे हैं, तो वो टोपी लगा करके आप थाने में बैठिए। कमिश्नर वाली प्रणाली का सबसे बड़ा फेलियर आपने अगर कहीं देखा है तो प्रयागराज में देखा है। क्या ये देश और दुनिया में जो बदनामी हुई उत्तर प्रदेश की, क्या भूल सकता है कोई? दुनिया का रिकॉर्ड बनाया है 300 किलोमीटर का जाम। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे थे जाम खुलवाने के लिए। लोग दर्शन करने गए, श्रद्धालु जो पहुंचे मंदिरों में जान चली गई, धक्का मुक्की, कितनी परेशानी हुई है महिलाओं को, बच्चों को जो गए साथ। कहीं वॉशरूम नहीं थे, कहीं पीने की जगह नहीं थी, कहीं खाने पीने का इंतजाम नहीं था।
ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। इस आयोजन ने इनके विकसित भारत की और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे उसकी पोल खोल दी है, और जो पोल खोलने से डर रहे हैं वही मीडिया सेल पे अटैक कर रहे हैं। और जिस समय पुलिस भवन में हम लोग गए थे एक बहुत सीनियर वरिष्ठ अधिकारी से, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी लगातार सरकार से संपर्क में था, समझौता ये किया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल टीम, भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया सेल देखते हैं, जो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट पहुंचाते हैं, लाखों रुपया उनको मिलता है प्रति महीना, वो गलत भाषा या किसी की छवि नहीं बिगाड़ेंगे। वो अपने में सुधार लाएंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी अपने अंदर सुधार लाएंगे। बीजेपी के लोग अगर गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी उसी तरह का जवाब उनको देंगे। और समझौता ये हुआ था कि बीजेपी का एक भी आदमी सोशल मीडिया पर व्यवहार खराब नहीं करेगा, और अगर हम सूचना देंगे तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी। हम लोगों ने जितनी भी एफआईआर लिखाई हैं, एक पर भी इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं फिर दोहराता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो जो शिकायतें की हैं, एक पे भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। और भारतीय जनता पार्टी के पेड लोग लगातार समाजवादी पार्टी के लोग नेताओं के बारे में व्यवहार खराब करते हैं, भाषा का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये सरकार आवाज दबाना चाहती है। हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे कि उनको कितनी डांट पड़ती है। एक पत्रकार साथी मुझसे एयरपोर्ट में टकरा गया, बड़े प्रतिष्ठित चैनल है, उसको भी अभी तक डिजिट नहीं पता है, अभी तक डिजिट नहीं पता है। मैंने कह दिया कि सरकार खुद ही डॉक्टर बन जाती है, खुद ही ट्रैफिक के वो बन जाते हैं, सरकार खुद ही जिम्मेदारी ले लेती सब बातों की। सरकार के मुखिया सुना है, उसको बहुत डांट पड़ी। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि आपकी परेशानी क्या है, क्योंकि सब चैनल कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में चले गए। कोरोना कोविड के टाइम्स के बाद से आपका वेतन नहीं बढ़ा है, ये परेशानी हम लोग जानते हैं आपकी। अगर आप भी सच दिखाओगे तो आपको भी बहुत परेशानी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और एक हमारा चैनल साथी लगातार, जो सरकार को पता नहीं क्या है, अगर विपक्ष ये जानकारी दे रहा है, ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आपके मिसमैनेजमेंट की बात हम बता रहे हैं। अगर हम उनको जानकारी दें उसमें भी परेशानी है उनको। अगर बताएं कि ये कमी रह गई है तो परेशानी है। आपने कहा था 100 करोड़ लोगों का हमारे पास इंतजाम है, वो सब रिकॉर्डेड है। आज के समय पर कोई भी चीज आप छिपा नहीं सकते हैं। आपने कहा वो रिकॉर्डेड थी। सोचिए 100 करोड़ का आपने इंतजाम किया हो और आप पे कुछ करोड़ संभाले नहीं गए। कितनी बड़ी घटना हो गई। आज भी सूची नहीं है, आज भी नाम नहीं है। जो लोग खोए हैं उनकी भी जानकारी नहीं है। चैनल्स में दबाव बनाया जा रहा है कि खबर नहीं चलाएंगे, आप न्यूज नहीं चलाएंगे। ऐसी खोया पाया केंद्र नहीं मिल रहा है लोगों को। सोचिए आप, संत गुरु संत जितने महापुरुष लोग आए थे, ये हमारे धरती के देव हैं जो आए थे कुंभ में। उनसे रौनक बढ़ती है, शोभा बढ़ती है कुंभ की। उनके प्रति क्या व्यवहार है अगर सच बोल दिया किसी ने तो। और जितनी गंदगी, जितना कुछ मिसमैनेजमेंट देखा, शायद ऐसा कुंभ में कभी नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि कुंभ भी यही लेकर के आए, कुंभ का आयोजन भी यही कर रहे हैं। पहले कभी कुंभ भी नहीं होता था, सोचिए आप। और 144 साल वाली बात, कोई भी जो साइंटिफिक चीजों को समझता होगा, एस्ट्रोनॉमी की जिसके ऊपर जानकारी होगी, कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। वो भी फर्जी कहानी थी इनकी। आज के समय पर तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप आज के समय पर धोखा दे रहे हैं। आप अपनी इमेज चमकाने के लिए सोचिए। आप
इमेज चमकाने के लिए। दुनिया में वो भी घटना हुई एक साइंटिस्ट के साथ, अगर जान चली गई, किसी धार्मिक संस्था ने जान ले ली, सजा सुना दी। जब उस धार्मिक स्थान को ये पता लगा कि ये साइंटिस्ट सही था, 400 साल बाद माफी मांगी थी। क्या ये सरकार माफी मांगेगी इस बात को लेकर के? क्योंकि हर कुंभ 144 साल बाद होता है। जो नक्षत्र, जो प्लैनेट्स की जो पोजीशनिंग है वो हमेशा सेम होती है, और ना जाने कब से हो रहा है कुंभ। क्योंकि इनके पास मशीनरी, अगर आप कोई बात कहोगे तो इनके पास मशीनरी है, वो इस्तेमाल करते हैं मशीनरी का। हम लोग तो केवल सावधान कर रहे हैं, ये लोग रहेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। केवल यूपी का बजट नहीं, दिल्ली का भी बजट ऐसे निकल गया, मायूसी देकर के चला गया। जब उन्हें पता लगा कि मायूसी आ रही है, इससे कोई जनता को लाभ नहीं पहुंचा, तो सोचिए कौन सा बिल लेके आए, वक्फ का बिल लेके आए, जिससे जनता का ध्यान हटा दें। क्या मिला बजट से? यूपी को क्या मिला सोचिए आप। इस सरकार का भी ये सेकंड लास्ट बजट है, और 40 लाख करोड़ का हिसाब ही नहीं दे रहे हैं, वो वेबसाइट ही बंद है। 40 लाख करोड़ के जो एमओयू कोई देखना चाहे तो वेबसाइट ही बंद है उसकी, कि इन्वेस्टमेंट क्या क्या आया है। हमारे मुख्यमंत्री जी को अधिकारी बेवकूफ बना रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको। ये सवाल है कि जिस महाकुंभ की चर्चा हो रही है, आपके दौर में भी महाकुंभ का आयोजन हुआ होगा, कहाँ का कोई चर्चा हो रहा है? क्या जेल से पार्टी क्या पसंद है? देखिए, आदरणीय आजम खान साहब के साथ और जो कुंभ की बात आपने की है, उस समय जावेद उस्मानी चीफ सेक्रेटरी थे, अहमद हसन साहब हमारे मंत्री थे स्वास्थ्य विभाग के, आदरणीय आजम खान साहब नगर विकास मंत्री थे, और सरकार समाजवादियों की थी। मैं तीनों और उस समय के जितने भी अधिकारी काम करे उन सबको धन्यवाद देता हूं मैं। और जब अधिकारियों को पोस्ट करने की बात आई तो अधिकारियों को मैंने खुद बुलाया था, और मैंने कहा कि आप संकोच मत करना साधु संतों का सम्मान करने में। साधु संत जो बात कहें उनका स्वीकार करना, और किसी भी तरह अगर आशीर्वाद भी लेना पड़े तो आप लोग आशीर्वाद लेना, उनको सम्मान देना। और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे कुंभ में कहीं किसी साधु संत की कोई शिकायत नहीं रही। जहां आजम खान साहब ने काम किया, वहीं अहमद हसन साहब, कोई साधु संत ऐसा नहीं बचा जिससे व्यक्तिगत ना मिल रहे हों। और मैंने उनसे कहा था कि आप जो साधु संत उसमें कहें उनकी बात तुम खुद स्वीकार कर लेना। और मेला अधिकारी को मैंने कहा कि जो ये कहेंगे वो आपको काम करना पड़ेगा। उसका परिणाम है कि कुंभ में कहीं शिकायत नहीं हुई। और जावेद उस्मानी का जो एक्सपीरियंस था मैनेजमेंट का, जो टाइम लाइन और टाइम उन्होंने बाउंड की चीजों को, उसका परिणाम हुआ कि सब चीजें समय से हो गई। इनके तो पुल नहीं बने समय से, कभी पुल ये बंद, कभी पुल वो बंद, कभी सब पुल बंद। ये तो मैनेजमेंट था इनका। सोचिए आप तो गए होंगे, नहीं गए मैं कुंभ में? हाँ, आप तो नहीं जा पाए होंगे, उसका कारण दूसरा है। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन के समय पर किसी पर पाबंदी नहीं थी। सम्राट हर्षवर्धन के समय पे जो कुंभ होता था उसमें सबको बुलाया जाता था, सब जाते थे, धर्म के लोग जाते थे, दूसरे धर्मों के लोग जाते थे, इसीलिए वो कुंभ था। और दान करके जाते थे, वो आखिरी में सब कुछ दान करके चले जाते थे, अपने कपड़े भी दान कर जाते थे, और साधारण कपड़ा पहन करके वो जाते थे कन्नौज वापस। बताओ इन्होंने क्या दान दिया? इतनी बार डुबकी मारी। कोई दान किया हो तो बता दो, किसी सुनने में आया तो बता दो। मैं भारत सरकार से कई बार कह चुका हूं, स्नान और दान दो महत्वपूर्ण है। पुण्य और वो अलग चीजें हैं, वो भी हैं उससे जुड़ी हुई, बहुत सी और परंपराएं जुड़ी हैं कुंभ से। लेकिन मैं भारत सरकार से कहूंगा कि जो अकबर का किला है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दान दे दें, क्योंकि बड़े पैमाने पे जगह है वहां पर। वट वृक्ष वहीं पर है जो नेताजी ने कभी खुलवाया था। जहां सरस्वती को देखना है वो कुआं भी वहीं पर है। तो अगर कभी इमरजेंसी में इस तरह की व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप रिवर बेड पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जो ब्यूटी है कुंभ की वो यही है कि कन्वर्जेंस ऑफ रिवर, जो कन्वर्जेंस ऑफ रिवर है वो ब्यूटी है उस कुंभ की,
कभी धाराएं 3 धारा में मिलता है, 2 धारा में, अलग धारा से, क्योंकि जो कन्वर्जेंस है वो हमेशा अलग हुआ है कुंभ में। अब सरकार को कन्वर्जेंस का ही नहीं पता होगा, पता होगा चाहिए। अब आप सोच लीजिए, फिर उनसे कुंभ करवा रहे हो आप। इसलिए सरकार को दान देना चाहिए अकबर का किला, और इस समय भी अगर फौज का सहयोग लिया जाता तो व्यवस्था इतनी गड़बड़ नहीं होती। पूरी फौज वहां पर है, पूरा एरिया है वहां पर अकबर किले का। अगर इमरजेंसी में गरीबों को वहां बैठा देते, रुका देते रात भर, तो बहुत सारी मस्जिदों में बहुत सारे मुसलमान भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने घर में रुकाया, खाना खिलाया और उनका पूरा इंतजाम किया। आप प्रयागराज में पता कर लीजिए। एक चीज कुंभ में हमने भी सीखी इस बार, वो आपको भी सीखना चाहिए, कपड़े पहन करके स्नान करना। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक आखिरी सवाल। अब नहीं, अब खत्म हो गई बात। अच्छा ठीक। देखिए, ये सरकार अन्याय कर रही है। ये सरकार को मैं कहना चाहता हूं, मिल्कीपुर में एक विधानसभा में तो आप बेईमानी कर सकते हो, लेकिन 403 में 420 की नहीं चलने वाली है। 403 विधानसभाओं में इनकी 420 नहीं चलेगी। ये जनता उत्तर प्रदेश की देख रही है। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बधाई आप सब लोगों को। अरे व्यवस्था खराब मत करिए, पत्रकार साथियों को जाने दो, आप लोग यहीं बैठिए। और हमारे साथी का जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई। 100 रुपए हम देते हैं जन्मदिन के। लाइए